चलो अगले टॉपिक पे देखते हैं बैठ। नेक्स्ट टॉपिक है विजुअल एंगल। क्या है विजुअल एंगल? किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रखते हैं तब वो हमारी आंख पे जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को विजुअल एंगल बोलेंगे। और 25 सेंटीमीटर क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो दूरी, कम से कम वो दूरी जहां तक हमें साफ दिखाई देगा, उससे अगर तुम पास ले आए फिर हमें क्लियर विजिबल नहीं होता। 25 सेंटीमीटर से पास अगर ऑब्जेक्ट आता है तो क्लियर विजिबल नहीं होता। और अगर तुम कहते हो नहीं नहीं हमें दिखाई भी दे रहा है, तो तुम ये समझो तुम अपनी मसल्स पे, जो आई की सिलेरी मसल्स होती हैं, उन पे तुम एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हो और ऐसा करने से तुम्हारी आंख खराब हो जाएगी। नॉर्मल विजन 25 सेंटीमीटर है, उससे दूर का दिखेगा, उससे पास का क्लियर विजिबल नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और अगर उस दूरी पे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, अगर इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तब वो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे जो एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे विजुअल एंगल। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने हमारी आंख पे जो एंगल बनाया, ये एंगल क्या है? विजुअल एंगल। ये अल्फा से डिनोट करा जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आई, तो tan अल्फा लगा दूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे क्या लिखोगे? डी, डी यानी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट ने आई पे जितना एंगल फॉर्म करा वो एंगल विजुअल एंगल। उसका tan अल्फा का फॉर्मूला याद रख लो, ए बी बाई डी। और साइन कन्वेंशन लगाते वक्त इस डी को माइनस का लोगे, ये भी याद रख लेना। मैं लिख देता हूं माइनस डी। साइन कन्वेंशन लगाते वक्त ये डी कैसा लेना है? माइनस का। क्लियर? अब ये टॉपिक मैंने अलग से इसलिए लिखवाया कि अब मैं जो आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें डायग्राम बनाऊंगा नहीं। बहुत सी बुक में मैंने ऐसा देखा है कि वो विजुअल एंगल भी उसी डायग्राम में बना के दिखाते हैं। तुम बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी चॉइस। मुझे सही नहीं लगता, एक डायग्राम और कंफ्यूजिंग बन जाता है बेफालतू में। सिंपल डायग्राम बनाओ, विजुअल एंगल को अलग रहने दो। विजुअल एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, डायरेक्ट यूज करना होगा, जहां यूज कर देंगे, जबरदस्ती इसे किसी डायग्राम में घुसाने की आवश्यकता नहीं। पहला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो पहला इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप पाएंगे। आएंगे। टेलीस्कोप के दो टाइप पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग, उनमें भी एक एक दो टाइप। तो इतना हमारे सिलेबस में, यानी 4-5 चीजें हमें पढ़नी अभी रह रही है चैप्टर के अंदर। सिंपल माइक्रोस्कोप ध्यान से समझना क्योंकि कंपाउंड में इसका यूज है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज। कैसी इमेज? वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट। छोटे ऑब्जेक्ट्स की वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज ये बनाता है। यानी मुझे किसी चीज को छोटी है उसे बड़ा देखना है तो मैं किसका यूज करूंगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में इजी शब्दों में समझाऊं तो सिर्फ और सिर्फ एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा तुमने, वो सिंपल माइक्रोस्कोप। वो किसी ऐसी चीज को, जैसे कि कहीं छोटा सा लिखा बहुत बड़ा देखना है, रीडिंग कर नहीं पा रहे। डिटेक्टिव देखते हैं वो फिंगरप्रिंट वगैरह देखते रहते हैं ना, नाटकों में देखा होगा, कोई सीरियल्स में। और लैब में वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वो रीडिंग छोटी छोटी लिखी रहती है, नॉर्मली पता नहीं पड़ता कितनी रीडिंग है, थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा तो देख लेंगे। या ज्वेलर्स, ज्वेलरी पे बहुत छोटा छोटा उनका डिजाइनिंग का काम है, बहुत बारीक काम, वो ग्लास से करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। या तुमने घड़ी ठीक करने वाला देखा हो, घड़ी ठीक करने वाला क्या करता है? वो आंख में फंसा लेते हैं उसे, वो इतना सा लेंस सा है उनके पास, देखा किसी ने घड़ी ठीक करवाई, और वो जब उस पर, कोई घड़ी के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज है, तो कुछ भी छोटे को बड़ा देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा जा रहा है। पर इतना छोटा कि वो नॉर्मली विजिबल था, नेक्ड आई से जो चीज हमें दिखाई दे रही है पर समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं दिख रही, उसे बड़ा देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो पढ़ोगे वो इतना मैग्नीफाई कर देगा कि जो चीज हमें नेक्ड आई से भी नहीं दिखती वो उसे भी बड़ा दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बायो वगैरह में जो दिखाते हैं, सेल्स दिखाते हैं, प्लांट सेल वगैरह कुछ दिखा रहे हैं, या वो देखा होगा वो 9th-10th क्लास में वो कर्ड वाला एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, कर्ड के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं दिखाते,
तो वो नॉर्मली कहाँ दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे, बहुत ज्यादा छोटे हैं। माइक्रोस्कोप क्या करेगा, कौन सा कंपाउंड, उन्हें भी बहुत बड़ा दिखा देगा, वो भी क्लियरली विजिबल होंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप वो काम नहीं कर सकता। तुम अगर नॉर्मल लेंस लेके माइक्रोस्कोप से देखोगे कर्ड के अंदर, तो तुम्हें दही के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं चमकेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा कर रहा है, कंपाउंड वाला क्या करेगा, बहुत छोटी को बड़ा करेगा। ठीक, इसके अंदर लेकिन वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि अगर तुम कुछ भी छोटी छोटी लिखी हुई राइटिंग है वो पढ़नी है, उल्टी उल्टी बनेगी अगर इमेज, तो पढ़ पाओगे क्या, बड़ी बननी चाहिए और सीधी बननी चाहिए, वर्चुअल बननी चाहिए, तो ही तो उसका विजिबल होने का कुछ फायदा है। तो वर्चुअल इमेज कब बन सकती है, किसी कॉन्वेक्स लेंस की मदद से वर्चुअल इमेज तब बन सकती है जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखें, और एफ के बीच में अगर रखते हैं तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, वरना इमेज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से बनता है जिसकी फोकल लेंथ एफ है। ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। वैसे कंस्ट्रक्शन देखो, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, बस यही सिंपल माइक्रोस्कोप है। साथ साथ इसका काम भी देख लो। ये O है, ऑप्टिकल सेंटर F, 2F, यहां हम कहीं ऑब्जेक्ट रख दें और F के बीच में। ठीक है, अभी यहां से लाइट रेज जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से। और एक लाइट हम डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, वो बिना रिफ्रैक्शन के सीधी चली जाएगी। ठीक है, ये आगे थोड़ी डाइवर्ज हो रही है, आगे फैलती जा रही है, तो आगे तो ये कहीं कटने से रही, इन्हें पीछे बढ़ा ले, वहां ये इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें पीछे बढ़ाता हूं, और इसे भी, तो यहां किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, यहां क्या बन गया, इमेज बन गई यहां। क्लियर है। तो इस छोटे ऑब्जेक्ट की सिंपल माइक्रोस्कोप ने कैसी इमेज बना दी, बड़ी इमेज। क्लियर है इतनी बात। सिंपल माइक्रोस्कोप माइन्यूट ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज हमें बना के दे रहा है। ये फाइनल इमेज लेंस के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रही है, इसे हम बोलते हैं बीटा। अल्फा हमने क्या माना, विजुअल एंगल। अब सोचो जबरदस्ती में इसी डायग्राम में कहीं पे तो आंख बनाऊं, फिर उस ऑब्जेक्ट को दिखाऊं कि 25 सेंटीमीटर दूर आंख से, और तब आंख पे एंगल बना के दिखाऊं अल्फा बन रहा है, वो एक अलग ही डायग्राम हो गया ना। तो या तो यहीं कहीं बन रहा होता है इसी चीज में, आई के पास जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखा, तब वो जो एंगल बनाएगा वो विजुअल एंगल है। तो विजुअल एंगल हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे, डायरेक्ट यूज करना हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं ए बी, और इमेज मान लेते हैं ए डैश बी डैश। क्लियर, सी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, ए बी बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है। टू गेट द वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, किस लिए रखा है वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, ताकि उसकी बन सके एट ए डिस्टेंस v फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर o एज शोन। ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से कितनी है, u, इमेज की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से कितनी है, v। f इसकी फोकल लेंथ हो गई, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ। कोई परेशानी किसी बच्चे को लग रही है तो बताओ। नेक्स्ट, इसकी मैग्नीफाइंग पावर, तो ये हमने लेट कर लिया, बीटा जो एंगल है वो सबटेंडेड बाय द इमेज एट द सेंटर ऑफ द लेंस ओ। बीटा वो एंगल है जो इमेज ने कहा बनाया, लेंस के सेंटर ओ पे। और अल्फा क्या है, अल्फा बी द विजुअल एंगल।
और m है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप होती क्या है, इस बीटा और अल्फा के रेशो को ही मैग्नीफाइंग पावर बोला गया। किस किसके रेशो को, बीटा और अल्फा, यानी द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द सेंटर टू द विजुअल एंगल इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। बीटा और अल्फा का रेशो ही मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। ये एंगल स्मॉल है तो हम इन्हें tan बीटा और tan अल्फा लिख लें। tan बीटा क्या, इस ट्राइंगल में अगर tan बीटा लगाओ तो tan बीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन U। tan बीटा है AB अपॉन U, ठीक है। U की जगह भी मैं चाहूं अभी OB लिख लेता हूं, OB। और tan अल्फा का फॉर्मूला मैंने विजुअल एंगल टॉपिक पढ़ा दिया यही। tan अल्फा का फॉर्मूला AB अपॉन D, साइन कन्वेंशन लगा के माइनस D कर लेंगे। AB से AB कट गया, अगर हम साइन कन्वेंशन लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, D ऊपर पहुंचा OB नीचे, और विद साइन दोनों OB की वैल्यू माइनस U। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया D बाई यू। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर D बाय यू। क्लियर है इतनी बात सबको। दूसरी कंडीशन, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूले में या क्वेश्चन में मुझे यू नहीं दिया होता, देखो डी तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, नहीं दिया हम यूज कर लेंगे। अगर दिया है अलग से लिख के कि जी लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन को 20 मानना है, तो फिर जो वैल्यू दे रहे हैं वो यूज करो। नहीं दिया तो तुम्हें 25 याद है, तुम ये वो यूज करोगे। पर अगर मान लो यू नहीं दिया क्वेश्चन पर, मैग्नीफाइंग पावर पूछिए, तो पक्का क्या दिया होगा, वी और एफ, तो यू निकाल लेंगे। तो वो काम भी हम करके रख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करते वक्त मेहनत ना पड़े। मैं साइन लेंस फॉर्मूला लगा दूं तो क्या है लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ वी, साइन कन्वेंशन लगाओ, वी माइनस की ली जाएगी, क्यों, क्योंकि सेम साइड इमेज बन रही है। हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से चाहिए ही ये कि वो वर्चुअल इमेज बनाए, और वर्चुअल इमेज बनेगी तो पक्का वी को माइनस में लिया जाएगा साइन कन्वेंशन लगा के, और यू भी माइनस में है। तो एक बात बताओ, जब ये लेंस फॉर्मूला कभी प्रूफ करा था, एक बार साइन कन्वेंशन जब लगा दी थी प्रूफ करने में, एक बार अब लगा रहे हैं जब यूज कर रहे हैं। यानी अब जो आंसर निकल के आएगा जब उसे किसी क्वेश्चन में यूज करो तो साइन कन्वेंशन नहीं लगानी, 2 बार लग चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। नॉर्मली कोई भी डेरिवेशन करते हो ये ध्यान रखो कि इस फॉर्मूले को प्रूफ करने में साइन कन्वेंशन एक बार लगी, अगर एक बार लगी है तो 2 बार लगी क्वेश्चन में, और अगर 2 बार पहले लग चुकी है तो क्वेश्चन करते टाइम साइन कन्वेंशन नहीं। अब ये इकलौता एक ये ऐसा फॉर्मूला आने वाला है जिसमें ऐसा हम करेंगे। 1 अपॉन एफ इसमें भी लग चुकी हूं पहले, पर 1 अपॉन एफ, ये 1 अपॉन वी इधर ले आओ, प्लस 1 अपॉन वी, ये 1 अपॉन यू उधर प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 1 अपॉन यू की वैल्यू आई 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी। मैं इसे यहां पुट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन यू को यहां रख लो, एम का फॉर्मूला हो गया डी 1 बाय यू को 1 बाय एफ प्लस 1 बाय वी। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अगर मुझे यू ना दिया हो तब मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, तब पक्का क्या दिया होगा, वी और एफ दिया होगा। क्लियर है इतनी बात सबके, देख लो। कुछ बच्चों के चेहरे से लग रहा नींद आ रही है। दो कंडीशन है, अब या तो तुम रात को सो के नहीं आए ढंग में, या सुबह से शाम तक अब इस टाइम थक गए ज्यादा इसलिए नींद आ रही है, या फिर मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूं। दूसरी कंडीशन सही है ना, तीसरी हाँ मतलब मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूं। क्या करूं अब बताओ उसके लिए।
देखो जरा, कुछ स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल केस ये भी हैं जो सो रहे हैं। कुछ स्पेशल केस दिए हैं कि अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन जाती, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, तो अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनी, यानी इस बात का मतलब है कि जो v है वो किसके इक्वल है, अगर d के इक्वल, तो बताना m का क्या फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो पीछे हमने फॉर्मूला m का पढ़ा, इसी फॉर्मूले में v की जगह क्या रख देंगे, d, तो फॉर्मूला बन जाएगा d 1/f प्लस 1/d, और अगर d के अंदर मल्टीप्लाई करो तो d/f प्लस 1, यानी अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनती है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम डायरेक्ट कर सकते हैं, d/f प्लस 1। और कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता अगर फाइनल इमेज कहां बन रही है, तो तुम भी डायरेक्ट इसी वाली सिचुएशन का इस्तेमाल करना, दिया है तो यूज करोगे, वरना ये एक बेसिक केस है कि ये वाला मानना है। दूसरा केस कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनी, इस बात का मतलब v को कितना लेना है, इंफिनिटी, और अगर पिछले फॉर्मूले में v को इंफिनिटी रख दें तो फॉर्मूला होगा m इज इक्वल्स टू d 1/f प्लस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0, तो फॉर्मूला बचेगा d/f, नहीं आया आगे समझ, फॉर्मूला क्या बचेगा, d/f। अब d/f तुम अगर दिमाग से सोचते तो तुम पहले ही बता देते इसका आंसर, बिना इस फॉर्मूले का यूज करे। कैसे, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती कब है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ता है उसके लिए, फोकस पे। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे तब बनती है जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस, और ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाएगा तो u की वैल्यू कितनी होगी, f, और अगर u की वैल्यू f के बराबर तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, d/f। नहीं यही बात समझ, तो कैसे ही कर लो, आंसर d/f ही बैठना है। तो फाइनल इमेज जब भी इंफिनिटी बनेगी तो m की वैल्यू d/f होगी। नेक्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप के कुछ यूजेस, तो मैं शुरू में तुम्हें थोड़ा सा बता चुका इसके बारे में। पहला यूज, वॉच मेकर, घड़ी बनाने वाले या फिर ज्वेलर्स मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ काम करने के लिए, मैग्नीफाइड व्यू होने चाहिए, तभी वो ज्वेलरी पे काम कर पाएंगे या वॉच मेकर वॉच में काम कर पाएगा। और ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एक बेसिक लिखे हुए हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। नेक्स्ट, इन मैग्नीफाइंग अ प्रिंटेड लेटर इन अ बुक, बुक के अंदर कोई प्रिंटेड लेटर लिखा है और छोटा लिखा है, तुम्हें बड़ा देखना है, तुम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से, या कई बार कोई एक्सपायरी डेट वगैरह कोई बहुत छोटी लिख देते हैं किसी चीज पे, तो कोई भी प्रिंटेड चीज बहुत छोटी लिखी है उसे बड़ा देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड इन साइंस लैबोरेटरी फॉर रीडिंग वर्नियर स्केल, ये तुमने एक डिवाइस देखी होगी 11th क्लास में, इसके बारे में जिक्र है, किसी भी डायमीटर, किसी चीज की डायमीटर, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए, चाहे स्फीयर हो सिलेंडर हो, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बहुत छोटी छोटी mm में होती है क्योंकि, तो उसकी रीडिंग लेने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर, क्या क्या रखा है, क्वेश्चन है थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप। एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 है, तो हमें f दे दी, उसे इस्तेमाल करा जा रहा है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप किसी पर्सन के द्वारा, जिसका नियर पॉइंट यानी d कितना है 25 सेंटीमीटर। तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। अब ना तो u दिया और ना ही v दिया हमें, तो क्या बताया, एक जनरल स्पेशल केस v इज टू डी वाला लोगे, यानी मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालनी है तो क्या यूज करूं फॉर्मूला, d/f प्लस 1, d है 25, f है 5 और 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी 6।
क्लियर? क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ दी है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन की वैल्यू दी। क्लियर? तो फॉर्मूला सीधे हमने डी बाई एफ प्लस 1 लगा दिया, तो उसकी तो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी हो गई 6। कोई परेशानी? एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, देखो जरा यहां तक कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे बताओ। तो नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटे ऑब्जेक्ट्स की मैग्नीफाइड इमेज हमें दिखाता है। सिंपल भी यही दिखा रहा था, लेकिन सिंपल और कंपाउंड में मैं इतना फर्क कह सकता हूं कि कंपाउंड में हम बहुत ज्यादा छोटे की भी बड़ी इमेज देख सकते हैं। इतना छोटा जो हमें नॉर्मल आई से विजिबल नहीं हो रहा, उसको भी हम देख सकते हैं विजिबल क्लियर। करेक्ट कंस्ट्रक्शन क्या है? ये दो लेंस से मिलकर बना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, और दोनों कॉन्वेक्स लेंस ही कैसे हैं? शॉर्ट फोकल लेंथ के। मतलब ऐसे ऑल ओवर देखोगे तो दोनों में से बड़ा कोई सा भी नहीं, दोनों ही कैसे हैं? शॉर्ट फोकल लेंथ के हैं। अरेंज कोएक्सियली एट द एंड्स ऑफ टू स्लाइडिंग मेटल ट्यूब। दो ट्यूब्स पे वो लेंस लगा रखे हैं ताकि वो ट्यूब क्या है, मूव करके हम लेंस की पोजीशन भी मूव कर सके। यानी मैं ये कह सकता हूं दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस फिक्स नहीं है, वो डिस्टेंस कम ज्यादा करी जा सकती है अपनी जरूरत के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दो लेंस है, उन लेंस के नाम भी लिख रखे हैं, एक का ऑब्जेक्टिव एक का आईपीस। ऑब्जेक्टिव उस लेंस को बोलेंगे जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है। ठीक है, जैसे एक लेंस है हमारे पास, मतलब माइक्रोस्कोप है, जिधर ऑब्जेक्ट रखोगे उस ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव है, और एक तरफ से आंख से देखोगे, आंख के पास जो लेंस है उसका नाम आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा छोटी फोकल लेंथ है और उसका साइज भी बहुत छोटा है। इट इज पोजीशन नियर द ऑब्जेक्ट टू बी मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्टिव कहां रखा जाएगा? जिस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना है उसके पास। आईपीस ये कॉन्वेक्स लेंस है, कंपैरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ। ऊपर वैसे तो दोनों की छोटी फोकल लेंथ लिखी थी, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में देखो तो आईपीस की फोकल लेंथ बड़ी है। अगर इसके कंपैरिजन में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में आईपीस क्या होगा? बड़ा होगा। एंड लार्ज अपर्चर देन द ऑब्जेक्टिव, इट इज पोजीशन नियर द आई फॉर व्यूइंग द फाइनल इमेज। ये हमारी आंख के पास रखा रहता है जिससे हमें फाइनल इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर तुम्हें कराऊं तो कंस्ट्रक्शन तुम्हें थोड़ी ध्यान से पेपर के लिए प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेते हैं, कि बच्चे बार बार डायग्राम रफ कर करके बना रहे हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और कॉपी का भी नाश कर देंगे जिसपे बना रहे हैं। ठीक है, अभी मैं तो यहाँ कर दूंगा रफ वगैरह करके चेंज, दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें रफ करके चेंज करने में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए तुम्हें एक आइडिया, नाप के नहीं बनानी होती इमेज, लेकिन एक आइडिया जरूर ले लेना साइज का, कैसे कैसे लोगे। मैं एक आईपीस ले रहा हूं ये, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर को हमने बोल दिया ओ, आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर को बोल रहे हैं ई। ऑब्जेक्टिव का फोकस एफओ, इसका भी फोकस एफ, इसका फोकस एफ ई है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, इसकी भी फोकल लेंथ एफ ई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफओ के थोड़ा सा पीछे, यानी फोकस से थोड़ा पीछे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है ये एफओ से थोड़ा पीछे रखा जाता है। कोई दिक्कत इस बात में? क्यों? ताकि इसकी इमेज इधर बन सके, रियल इन्वर्टेड। और बड़ी अगर फोकस पे रखते तो इन्फिनिटी पे बन जाती। मैं इसके बीच में इमेज बनाना चाह रहा हूं ताकि ये वाला लेंस उस इमेज की फिर और बड़ी बना दे, उस इमेज को एज ऑब्जेक्ट लेके उसकी और बड़ी इमेज बना दे। ठीक है, अगर मैं एफओ से इधर रखता तो वो इधर इमेज बनाता, फिर वो लेंस क्या करता? वो लेंस वर्क तब करेगा जब उसके फोकस और आईपीस के बीच में इमेज जाएगी, यानी उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और आईपीस के बीच में चाहिए। ये समझ के चलो कि ये वाला लेंस तो पूरा पूरा काम ऐसा करेगा जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप करता है। इस लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप मान के चलो, कि सिंपल माइक्रोस्कोप है मान। वैसे इस लेंस का नाम हमने क्या रखा हुआ है? आईपीस, आईपीस। और इसका क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्टिव के पास ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी,
और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो सीधे पास होगी। यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं इसका जो है साइज थोड़ा कम कर लूं। तो मैं इस रफ आइडिया के लिए तुमसे कह रहा था कि तुम एग्जाम में ये काम नहीं कर पाओगे। एक बार बनाने के बाद फिर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ये फोकस यहां मान, तो यहां कहीं इसका क्या बन गया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। कोई परेशानी की बात? ये इमेज एफ से इधर बननी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब यानी इस आईपीस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो कहां रखा है, उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो यहां से लाइट जाएगी क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जानी चाहिए, फोकस, और एक लाइट जाएगी जो इसके सेंटर से। आगे ये कहीं नहीं कटने की, तो मैं इन्हें पीछे बढ़ाऊंगा। पीछे जहां इंटरसेक्ट कर गई वहां क्या बनेगी, इमेज। अब ये इमेज बन रही है, ठीक है, ये इसके पीछे बनेगी, इधर इधर कहीं भी बन सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी, इन्फिनिटी पे भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इन्फिनिटी पे तब जाएगी जब एग्जैक्ट ये इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाता है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी। तो वो पीछे इधर कहीं भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी इतनी बात में किसी को हो अगर? तो कंस्ट्रक्शन में दो लेंस से मिलके ये पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की एक काफी बड़ी इमेज बना के हमें दे रहा है। उसके लिए बस उस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्टिव के फोकस से थोड़ा सा पीछे रखना है, बहुत ना बराबर, और उसकी इमेज एफ से इधर जानी चाहिए, तभी ये वर्क कर पाएगा, है ना। इसे माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट बोलते हैं। हमारे जो ट्यूब पे ये लगाए इसलिए गए हैं कि ट्यूब पे लगा के मैं इन्हें मूव कर सकूं। भाई अगर नहीं बैठ रहा ये ऑब्जेक्ट यहां बन जाता तो मैं इसे मूव करके इधर ले आता, इसके फोकस को इधर ही लाना था मुझे, इस इमेज को एफ और ई के बीच में ही रखना था। क्लियर हो रही है बात? अब क्या करें, ये फोकल लेंथ यहां से यहां तक क्या हो गई, यूओ, ये क्या बन गई, वीओ। ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यूओ, ऑब्जेक्टिव की इमेज डिस्टेंस को वीओ बोल देंगे। और ऐसे ही आईपीस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यूई और आईपीस की इमेज डिस्टेंस को वीई और आईपीस की फोकल लेंथ को एफई। ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी को एल बोलते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी, जो कि चेंज करी जा सकती है, लेकिन पर्टिकुलर जब एक फिक्स कर दोगे तुम किसी चीज को देखने के लिए तो ये फिक्स हो जाएगी लेंथ भी, तब थोड़ी मूव करवा रहे हैं। जब एडजस्ट कर दिया, अगर तुमने माइक्रोस्कोप देखा हो बायो में, तो मैडम डायरेक्ट दिखाती नहीं, पहले से सेट करेंगे, उसके बाद तुम्हें कहेंगे भी देखो अब यहाँ पे ये वो रख दी, लीफ रख दी, या जो भी उन्हें दिखाना वो चीज वो दिखा देंगे। तो वो एडजस्टमेंट ही तो कर रहे हैं कि इमेज कहां बने, एफ और ई के बीच में, तभी वो अपना काम सही से कर पाएगा। एल की वैल्यू अगर निकालने को कभी आती है तो एल निकलेगा, ये डिस्टेंस क्या है, ये वीओ प्लस यूई। पर यूई क्या लेना मोड में, क्योंकि यूई वैसे नेगेटिव आएगी फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो, क्योंकि वो लेफ्ट में पड़ रही है, इस वाले लेंस के सेंटर से लेफ्ट। तो जब यूई कैलकुलेशन करोगे तुम तो यूई की वैल्यू कैसी आ रही होगी, नेगेटिव। पर लेंथ निकालने के लिए तो जोड़नी है, वीओ प्लस यूई। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इसकी इमेज ए डैश बी डैश, और ये फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। ऑब्जेक्ट एच, ओ कह दो या एच कह दो, ये एच डैश और ये एच डबल डैश, इसकी हाइट। तो ये कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आता है,
ठीक है, बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका कि भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाओ। अब इसकी जो वर्किंग है वो दो केस में है। एक जब फाइनल इमेज कहां बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी एक केस तो जब V की वैल्यू D हो, एक दूसरा केस जब V की वैल्यू इंफिनिटी हो। दो केस में इसकी यहां हमें कंस्ट्रक्शन समझनी है या वर्किंग कह लो, वर्किंग समझनी है। तो एग्जाम में ये भी लिख के देता कि भी इंफिनिटी वाले केस का डायग्राम बनाओ, तो तुम डायग्राम फिर उस हिसाब से चेंज कर दोगे। क्या करोगे, इसे इधर बना देना। तो इसका फोकस तो एडजस्ट करना तुम्हारे हाथ में है, इस लेंस को थोड़ा पीछे कर लो, फोकस यहां ले आओ, फोकस यहां आएगा, इमेज कहां पहुंच जाएगी, इंफिनिटी। क्लियर है बात? अच्छा, अब विजुअल एंगल हमें पता है। विजुअल एंगल वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे बनाता है जब उसे 25 सेंटीमीटर दूर रखें। ऐसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर है, तब जो ये आंख पे एंगल बना रहा है वो विजुअल एंगल। फॉर्मूला मैंने AB/D लिखवा दिया था। यहां पे फाइनल इमेज ने जो आईपीस पे एंगल बनाया वो बीटा है। ठीक है, ये सब जो भी हमने बनाया वो सब लेट कर लिया। लेट AB be the object to be viewed at a distance of UO slightly larger than the focal length f of the objective O. The objective forms a real and inverted magnified image A dash B dash. जो ऑब्जेक्टिव कैसी इमेज बना रहा है, A dash B dash on the other side of the lens. The separation between objective, the separation between objective and eyepiece is adjustive that the image A dash B dash lies within the focal length FE. लेकर आगे ऐसे उसे एडजस्ट कर लो कि FE के अंदर अंदर आ जानी चाहिए वो, ताकि उसकी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बन सके A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, तो जो भी मैंने बीटा एंगल बनाया, कौन सा एंगल, फाइनल इमेज जो आई पीस पे बना रही थी उस एंगल का और विजुअल एंगल का रेशो क्या कहलाता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गई, बीटा बाय अल्फा। बीटा को क्या लिख सकते हो, 10 बीटा, और अल्फा को 10 अल्फा। जहां दिक्कत परेशानी हो बता देना। ठीक है, 10 बीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल में लगा लो 10 बीटा। 10 बीटा हो गया परपेंडिकुलर A डैश B डैश अपॉन बेस B डैश E, A डैश B डैश अपॉन B डैश E, और 10 अल्फा A डैश B डैश अपॉन D, AB अपॉन D। 10 अल्फा का फॉर्मूला लिखवा रखा पीछे, AB अपॉन D। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, A डैश B डैश अपॉन AB इंटू D बाय B डैश E। A डैश B डैश तो है H डैश, AB है H, D माइनस का ले लो अगर साइन कन्वेंशन लगा रहे हो, और B को माइनस का UE, तो माइनस कट जाएगा, M का फॉर्मूला ये आ गया। कोई परेशानी, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला H डैश अपॉन H, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कौन सी, ऑब्जेक्टिव ने जो बनाई है, और D बाय UE, D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और UE क्या है, जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव ने जो बनाई है उसकी आई पीस से दूरी। HI अपॉन HO क्या लिखोगे, M, मैग्निफिकेशन। एक बात क्लियर कर दूं, मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन दो अलग अलग चीजें। कुछ बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं इनके सिंबल सेम होने की वजह से। मैग्नीफाइंग पावर को भी हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं और मैग्निफिकेशन को भी स्मॉल m से ही करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा बाय अल्फा और ये होती है HI अपॉन HO। एक सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। हमने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या पढ़ी है, D बाय U, D बाय F पढ़ा है स्पेशल केस में जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। एक पढ़ा था फॉर्मूला हमने D बाय F प्लस 1, वो लीस्ट डिस्टेंस वाला केस था। तो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का एक जनरल फॉर्मूला D बाय U पढ़ा। मैग्निफिकेशन का भी एक फॉर्मूला और पढ़ रखा हमने,
पढ़ा है, v बाई एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू वी आई अपॉन वी अपॉन यू लिखवाया था ना। यहां सिमिलैरिटी आ गई, दोनों के डिवाइड में क्या आ गया, u, न्यूमरेटर में इसके d है उसके v। और कभी कोई स्पेशल केस ऐसा भी होता है जब v की वैल्यू क्या हो सकती है, तब ये दोनों एक ही चीज है। जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक स्पेशल केस होता है अगर फाइनल इमेज कहां बन जाती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन जाती है, तब मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन सेम हो गए, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला d बाई यू और इसका v बाई यू, फर्क तो v और d का ही था, और v की वैल्यू तो d के बराबर हो सकती है कभी, तो जब v की वैल्यू d के बराबर होगी तब दोनों चीजें सेम, नहीं तो जनरली ये दोनों अलग अलग लेके चलोगे। याद रखोगे कहां कौन सा वैल्यू है। इस केस में बताओ एच आई अपॉन एच ओ को क्या लिखूंगा, मैग्निफिकेशन किसकी, क्योंकि ये एच डैश ऑब्जेक्टिव की इमेज है, ये एच ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है, और डी बाई यू क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस आई पीस को ऐसे मानना जैसे ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सारा काम सिंपल माइक्रोस्कोप वाला करेगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की एम का फॉर्मूला हमने डी बाई यू पढ़ा था, तो डी बाई यू ई को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, क्योंकि आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप समझो। तो फॉर्मूला ये बन गया, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इनटू आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर कर देना, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया काम का। एक दूसरा फॉर्मूला बहुत काम का यहां से आ सकता है कि एमओ को मैं क्या भी लिख सकता हूं, वीओ बाई यू, क्योंकि एम का फॉर्मूला एच आई बाई एच ओ भी था और एम का फॉर्मूला क्या भी है, वी बाई यू भी है, इनटू एम ई का एक फॉर्मूला और है, पर ये स्पेशल केस में है, और अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हम वही स्पेशल केस पढ़ रहे हैं कि जब फाइनल इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनती है तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एम का 1 बाई डी प्लस एफ। प्रॉब्लम कोई, देखो इसमें तो साइन कन्वेंशन दोबारा भी लग चुका था कल, यानी इतने पार्ट में तो मेरे हिसाब से साइन कन्वेंशन लगना नहीं चाहिए, इसमें लगना चाहिए था पर यहां, लेकिन हम क्वेश्चंस के अंदर मैग्नीफाइंग पावर को प्लस का ही आंसर निकाल के आएंगे, तो इस पूरे ही फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन कहीं भी लगाने की आवश्यकता नहीं। देखो वीओ तो प्लस का ही, यूओ बस माइनस का पुट हो सकता है, तो अब फॉर्मूले में बहुत सी जगह बुकों में दिया हुआ भी है माइनस वीओ बाई यूओ 1 प्लस डी बाई एफ, पर मोस्टली न्यूमेरिकल अगर तुम खोल के देखोगे तो सभी न्यूमेरिकल में सिंपल फॉर्मूला इतना लगाया है, कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, वैल्यू पुट करी आंसर निकाल दिया, ठीक है। तुम भी ज्यादा कंफ्यूज मत हो, तुम भी मत पुट करो। अब इसमें भी कुछ स्पेशल केस है, पर उसका यूज इमरजेंसी में करोगे। इमरजेंसी का मतलब है जब क्वेश्चन में डिटेल ही उतनी दी हो। हम कोशिश ये करते हैं कि यू और एफओ काफी बराबर है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में काफी हद तक ऑब्जेक्ट को एफओ के बहुत पास रखा जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली यूओ इक्वल टू एफओ हम जरूरत पड़ने पे यूज कर लेंगे। तो स्पेशल केस कि यूओ लगभग लगभग एफओ के बराबर और वीओ को लगभग लगभग डीएल के बराबर मान लो, एल वीओ प्लस यू, ये यू ही बहुत छोटी डिस्टेंस होने वाली है, इमेज उसके बहुत पास बन जाएगी, तो वीओ को लगभग एल के इक्वल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, एम का तो पीछे बना वीओ बाई यू यानी एल बाय एफ 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो जरूरत पड़ने पे तुम ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो जब क्वेश्चन में एल दिया हो और यूओ या वीओ निकालने का कोई साधन हमारे पास ना हो, ठीक है। दूसरा केस, केस सेकंड, जब फाइनल इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी। देखो एम का ये फॉर्मूला तो आ ही गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ
आई पीस। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ चुका, मैं एमओ को तो लिखूंगा वीओ बाई यू, या अभी अभी हमने वीओ बाई यू को भी कुछ लिख लिया एल बाय एफ, और एमई की जगह पे हम इंफिनिटी वाला केस यूज कर दें। इंफिनिटी में एमई की वैल्यू क्या थी, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर की 1 डी बाय एफ, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो, वीओ बाई यूओ डी। तो कई सारी फॉर्म यहां दी हुई हैं, तो इसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं कहां कौन सा फॉर्मूला लगाएं। वो तुम्हें क्वेश्चन करके ही समझ में अच्छे से आ पाएगा। पहले फॉर्म अच्छे से देख लो, लिख लो, कुछ पूछने लायक लग रहा है तो पूछ लो। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, और आईपीस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। लेंथ हैज ट्यूब लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर की। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर इफ इट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रही है तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। तो अब यहां क्या u निकालने का कोई तरीका है हमारे पास? खाली F4 से तुम UO तो नहीं निकाल सकते, U और VO दोनों, वो भी क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला या तो ये है VO बाई UO 1 प्लस डी बाई एफ, तो इसे तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि VO और UO निकालने का कोई संभव तरीका नहीं है। तो दूसरा मैं फॉर्मूला L बाय एफ 1 प्लस डी बाई एफ लगा लू, तो L दी है 2। अच्छा ये मिसप्रिंट है, ये 20 आएगी, हाँ ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो L आएगी 20, FO 1 प्लस D है 25 और F है 2, तो 2 प्लस 25 ये हो गया 10, 270। कोई दिक्कत? मैग्नीफाइंग पावर इसकी कोई यूनिट नहीं, बीटा बाय अल्फा था फॉर्मूला, बीटा और अल्फा दोनों एंगल है, एंगल से एंगल कट के कोई यूनिट नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर की कोई यूनिट नहीं, तो आंसर क्या आ गया 270 सीधे। इजी सा क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 2006 की कंपार्टमेंट, उसके बाद भी एक आध बार रिपीट हो चुका, सेम लैंग्वेज में नहीं, लैंग्वेज बदल के। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट नियर पॉइंट ऑफ आई। तो डायग्राम बनाना, नियर पॉइंट पे इमेज बननी, जो वी बाद में उसे डी के बराबर लिख देना और कुछ नहीं, वही डायग्राम पूरा बनाना है। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है और आईपीस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब की बार यूओ दे दिया, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर रखा है 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, पहले पार्ट में पूछ रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर निकालो, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वीओ बाई यूओ 1 प्लस डी बाई एफ लगा देंगे, ठीक है, जब कंडीशन ना दी हो। वैसे तो इसके ऊपर वाले पार्ट में डायग्राम हमसे लीस्ट डिस्टेंस का बनवाया है, लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन में खुद से नहीं कहता तो भी लीस्ट डिस्टेंस का केस लेके चलते हैं। तो मेन चीज है वीओ निकालना है। वीओ कैसे निकलेगा, लेंस फॉर्मूला लगा के, 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। FO कितना है 4, VO निकालना है, UO की वैल्यू -6, तो इसे इधर ले आओ, प्लस की हो गई माइनस हो जाएगी इधर, तो 1/VO की वैल्यू आ गई 12 LCM 3 - 2, तो VO हो गया 12, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे m का, VO बाई UO 1 प्लस डी बाई एफ। VO है 12, UO है 6,
1 प्लस डी है 25 और एफ ई है 10, 2 और ये हो गया 35/10, 7। एम की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कोई परेशानी? इसका सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो एल निकालना है। एल का फॉर्मूला क्या लिखवाया? वीओ प्लस मोड में यूई। तो यूई और देखो कैसे निकलेगी। एफ ई है और फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर दूर बनेगी, तो वीई भी हमारे पास है। 1/Fe इक्वल टू 1/V माइनस 1/ui। एफ ई दी हुई है 10, वीई 25 माइनस की वो भी, इसे धर ले आओ 1/10 प्लस 1/25 माइनस 1/ui। तो ये एलसीएम आया कितना? 50। 5 प्लस 2, यूई की वैल्यू आ गई -50/7। ये बैठ गया लगभग 7.14। अब एल का फॉर्मूला वीओ प्लस मोड में यूई लगा दें। वीओ कितना है? वीओ निकाला था हमने 12, प्लस मोड के अंदर यूई कितना है? -7.14। तो ऐड होगा 19.14 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी पूरे माइक्रोस्कोप की। कोई परेशानी? ऐसा सही कुछ एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ट्राई करने का अगर होता तो घर से, वरना मैं कल करवा दूंगा फिर। पर कल चलेगा टेलीस्कोप। जो ध्यान से हमसे क्या रखा था? टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन 20 है, while that produced by eyepiece alone is 5। अकेले eyepiece ने कितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करी है? 5। When the microscope is focused on a certain object, the distance between objective and eyepiece is placed is 14 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव और eyepiece के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। Find the focal length of objective and eyepiece if the distance of distinct vision is 20 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दी हुई है 20 सेंटीमीटर। जब हमें फाइनल इमेज के बारे में नहीं दिया होता कि कहां फॉर्म होगी, तो ये अंडरस्टूड है कि अपनी तरफ से कितनी लेनी है? 20 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? तो मेरे पास एम, एम ई, एल और डी, ये 4 चीज दी। पूछा है एफ ओ और एफ ई। क्या क्या पूछा है? एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। 2 चीज पूछ रखी है। कैसे निकालेंगे? एक तो सिंपल है, एम ई जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। मैंने बताया था आई पीस बिहेव करता है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप और फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है। तो एम ई का ऐसे केस में फॉर्मूला बनता है 1 + d/f ई। एम ई की वैल्यू 5 पुट कर दो, 1 + d20 एफ ई निकालना। ये वन इधर आया 4, 20/f ई, एफ ई आ गया 20/4 यानी 5 सेंटीमीटर। तो एफ ई निकालना काफी इजी था। बात करी जाए अगर एफ ओ की, तो एफ ओ निकालने के लिए मुझे पहले एम ओ निकालना है। और एक रिलेशन प्रूफ हुआ था कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाते वक्त कि टोटल मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस के बराबर आया। तो टोटल मैग्निफिकेशन 20 है, एम ओ हम निकालना चाह रहे हैं और एम ई की वैल्यू 5 दी है। तो यहां से एम ओ कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत? एम ओ की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब एम ओ को वीओ बाई यूओ लिख सकते हैं। तो यहां से एक पता होता वीओ यूओ में से, तो एक निकल जाता है। लेकिन क्या हमें वीओ यूओ में से कुछ पता है? नहीं। उसके लिए एल दे रखी है, एल का यूज करो जरा। एल कितनी है? एल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वीओ प्लस
यूई, क्या था, वीओ प्लस यूई। अगर मैं यूई निकाल लूं तो शायद बात बन जाए एल का फॉर्मूला लगाने के बाद। तो यूई कैसे निकलेगी, हमारे पास एफ ई भी है और वीई भी। लेंस फॉर्मूला लगा दो आई पीस पे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ui। एफ ई की वैल्यू 5, 1/v फाइंड करना है। यूई कितना, अच्छा यूई फाइंड करना है, वी कितना 25 माइनस का, ठीक है। वीई इक्वल टू डी और कितना दिया है 20। तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एफ ई 5, वीई को -20 लिख दिया, यूई निकाल रहे तो ये इधर आ गया 1/5 प्लस 1/20 इक्वल टू -1/ui। तो ये आ गया -1/ui इक्वल टू 5/20, या ui की वैल्यू आ गई -20/5। तो ui आ गया कितना -4। एल का फॉर्मूला वीओ प्लस मोड में यूई, एल दिया हुआ है 14, वीओ फाइंड कर रहे हैं और यूई है -4, तो ये +4 हो गया। इधर ले आओगे फिर -4, तो वीओ कितना, वीओ आ गया 10, वीओ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अभी वीओ है, एमओ है, तो क्या और निकल जाएगा यूओ। एमओ का फॉर्मूला वीओ बाय यू, एमओ है 4, 10 यू, यू आ गया 10/4, ठीक है। क्या फाइंड करना था, एफओ, 1/एफओ का फॉर्मूला 1/वीओ माइनस 1/यू। एफओ कितना है पता नहीं, एफओ तो निकालना ही है, वीओ 10 और यूओ कितना आया 10/4, पर ये माइनस का लिया जाएगा क्योंकि यूओ ऑब्जेक्ट से लेंस से लेफ्ट में था, तो माइनस का 10/4, तो 1/FO इक्वल टू 1/10 प्लस 4/10, तो ये 5/10, तो 1/FO, FO की वैल्यू आ गई 10/5 यानी 2 सेंटीमीटर। FO आ गया 2 सेंटीमीटर। बोलो कोई परेशानी हो, देखो ध्यान से, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।